वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पीजीटी साइकोलॉजी के लिए कुछ खास एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके यूपी एंड बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। इसके पहले भी मैं आपसे डिस्कस किया हूं कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रेन। तो आज फिर से मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं ये हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को लेकर है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसी क्रम में आज आप आगे फिर से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है ब्लाइंडनेस कुड रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू विच कॉर्टेक्स एंड लोब ऑफ द ब्रेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर ही सही उत्तर देने में सफल होंगे। मस्तिष्क के किस कॉर्टेक्स और लोब के क्षतिग्रस्त होने से अंधापन हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं विजुअल कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब, विजुअल कॉर्टेक्स इन द टेम्पोरल लोब, सेंसरी कॉर्टेक्स इन द पैरिटल लोब, विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑसिपिटल लोब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप बताइए कि उत्तर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब हम देखने से संबंधित ब्रेन के पार्ट की बात करते हैं तो उसका नाम क्या होता है। आपको मैं याद दिला दूँ, जो ऑडिटरी सिस्टम यानी जो सुनने का जो सिस्टम होता है उसके लिए ब्रेन का जो पार्ट होता है वो टेम्पोरल लोब बताया था ना। ऐसे ही मैंने कहा था ऑसिपिटल लोब होता है देखने के लिए। तो जब देखने की बात आई है तो आप इन ऑप्शंस में देखेंगे ए बी सी, इन तीनों में कहीं पर भी ऑसिपिटल लोब की बात नहीं कही गई है। आपके ऑप्शन डी में ऑसिपिटल लोब की बात कही गई है। तो विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑसिपिटल लोब यानी एक ऐसा एरिया है अगर ये डैमेज हो जाए तो ब्लाइंड होने के चांस हो सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने ऑसिपिटल लोब के बारे में याद रखा था तो भी आप आसानी से आंसर दे सकते थे, भले आप बहुत न पढ़े होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको समझना है और ऐसे उत्तर देना सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं। हर बार नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नए नए ऑप्शंस मिलते हैं, वोकेबलरी चेंज होती है। तो आपको चीज़ों को सोचना है ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाएँ। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन डी। Now next question, paralysis of the left arm might explained by a problem in the। बाएं हाथ के पक्षाघात को किस समस्या से समझाया जा सकता है? आपको याद होगा कि इसके पहले वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पर एक पॉइंट आया था जहाँ पर मैंने कहा था कि हमारा जो राइट और लेफ्ट हिस्सा है ब्रेन का, इसमें अलग अलग तरीके से बॉडी कंट्रोल होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये ब्रेन है, यहाँ पे ये राइट है और यहाँ पे ये लेफ़्ट है। तो राइट पार्ट से लेफ़्ट बॉडी जो होगी आपकी वो कंट्रोल होती और लेफ़्ट पार्ट से राइट बॉडी का जो हिस्सा होगा वो कंट्रोल होगा। ये आपको बताया था। उसी बेस पर इस क्वेश्चन को समझना है। पैरालिसिस ऑफ द लेफ़्ट आर्म, यहाँ पर कहा गया है बाएं यानी इस साइड का जो आर्म है, यानी इस साइड का जो ये वाला आर्म है, इसमें जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम आई है वो कहाँ से हो सकती है? ऑप्शन देखेंगे मोटर कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। दूसरा कहा गया है मोटर कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब इन द राइट हेमिस्फीयर। फिर बोला गया है सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स इन द टेम्पोरल लोब इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, मोटर कॉर्टेक्स इन द पैरिटल लोब इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे अगर बाएं हाथ के पक्षाघात की बात कही गई है, पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट आर्म की बात कही गई है, सो मीन्स दैट हमारा हाथ काम नहीं करेगा। तो हाथ काम करने को लेके मोटर कॉर्टेक्स काम करता है, यानी हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए मोटर कॉर्टेक्स काम करता है। और मैं समझाया भी था कि मोटर जैसे गाड़ी चलती है ना, तो मोटर मतलब बॉडली मूवमेंट को लेके होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोटर कॉर्टेक्स अगर बॉडली मूवमेंट के लिए काम करता है तो अब हमें ये क्लियर करना है कि जब लेफ़्ट आर्म में प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब है जो राइट हेमिस्फीयर में
जो हिस्सा होगा वही तो कंट्रोल करेगा ना। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स की बात कह दी है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हैंड अगर डिस्टर्ब हुआ है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर तो कंट्रोल करेगा नहीं, राइट करेगा। तो ये आपका आएगा सेकंड ऑप्शन में, मोटर कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब इन द राइट हेमिस्फीयर। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात एक बता दूं कि इसमें जो तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, ये कोई टर्म नहीं होता है, और बेसिकली यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला गया है। और यहाँ पर जो मोटर कॉर्टेक्स इसमें बात कही गई है लास्ट ऑप्शन में, ये कोई लोकेशन सही नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी आप चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा टू द पॉइंट चीज़ें लिखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो भी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। सो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है नॉट क्वेश्चन, यहाँ पर इमेज है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेन का लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है उसमें कैसे चीज़ें कंट्रोल होती हैं। जैसे लेफ्ट जो है ये आपके एनालिटिकल थॉट को कंट्रोल करता है, यहाँ पर और चीज़ें लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि ब्रेन इस तरह से होता है, तो ये जो ब्रेन है, ये जो राइट पोर्शन है ये हमारे बॉडी की लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट है ये राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन उसको लेकर था इसके पहले वाला, तो इसको लेकर थोड़ा सा दिखाना चाहता, फिर भी आप इमेज को रोक के थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डीफनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द इनर एरिया और डैमेज टू व्हाट एरिया ऑफ द ब्रेन। कहा गया है कि बहरापन आंतरिक कान की क्षति या मस्तिष्क के किस क्षेत्र की क्षति के परिणाम स्वरूप हो सकता है। देखिए जहाँ पर कोई क्वेश्चन ना डैमेज को लेकर आ जाए ना, तो उसके पहले आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस बारे में काम करता है। तो अगर ये अच्छे से याद होगा तो बड़े आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है बहरापन आंतरिक कान की क्षति या मस्तिष्क के किस क्षेत्र की क्षति के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि ये बताते हैं कि सही तरीके से हम सुनते किससे हैं। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, तो यहाँ पर कहीं भी आपसे टेम्पोरल लोब की बात कही गई है, नहीं कही गई है। मैं टेम्पोरल लोब की बात इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ बिकॉज हम टेम्पोरल लोब से सुनने में सक्षम होते हैं, वी कैन हियर विद द हेल्प ऑफ द टेम्पोरल लोब। तो पहले ऑप्शन में तो कुछ टेम्पोरल लोब के बारे में बोला नहीं गया, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है, इसमें कहा गया है कनेक्शंस बिटवीन द ऑडिटरी नर्व एंड द ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज द इन द टेम्पोरल लोब। ठीक है। अब मान लीजिए कि टेम्पोरल लोब इसमें लिखा था, इसके चांस तो हैं कि ये सही हो, तो हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। कनेक्शंस बिटवीन इन एरियाज ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द ईयर्स एंड द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द ईयर्स, ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वो टेम्पोरल लोब में होता है और कनेक्ट होता है हमारे इनर ईयर से, किसके साथ में, ऑडिटरी नर्व के द्वारा। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि हमारे ऑडिटरी नर्व और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में अगर कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो बहरापन की कंडीशन आ सकती है। मैं फिर से याद दिला दूँ आपको कि जो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है टेम्पोरल लोब में, वो जुड़ा होता है इनर ईयर आंतरिक कान से, किसके माध्यम से, ऑडिटरी नर्व के माध्यम से। तो ये आपका सही है, और पहला गलत था, तीसरा गलत है, और चौथा भी यहाँ पे गलत है। कनेक्शंस बिटवीन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात कहाँ से आ गई। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस तो आपके ऑडिटरी के लिए काम करता ही नहीं है, तो ये तो एकदम से गलत हो गया। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच केमिकल्स पास अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी द नेक्स्ट न्यूरॉन इन द चेन विल फायर। ये क्वेश्चन आपके नर्वस सिस्टम को लेके है, और नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किए थे पहले भी,
और यहाँ पर भी क्वेश्चन लिया है, विच केमिकल्स पास अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी द नेक्स्ट न्यूरॉन इन द चेन विल फायर। देखिए जब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स कैसे मैसेज रिसीव करते हैं, कैसे मैसेज को सेंड करते हैं, उसको लेके ये क्वेश्चन है। और सिनेप्टिक गैप एक जगह होती है जहाँ से मैसेज पास होते हैं। तो कहा गया है कि ऐसा कौन सा केमिकल है, विच केमिकल्स पास अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप, सिनेप्टिक गैप से वो केमिकल पास होता है और पॉसिबिलिटी इंक्रीज करता है कि न्यूरॉन फायर करेगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं सिनेप्टिक पेप्टाइड्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रेनालाइन टाइप एक्साइटर्स, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर हम जब भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्साइटेटरी, मतलब एक्साइट करता है प्रोसेस को, न्यूरॉन्स फायर करेगा, जल्दी से मैसेज पहुँचेगा। और दूसरी कंडीशन होती है इनहिबिटरी, मैसेज स्लो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से सिनेप्टिक गैप से रिलेटेड हैं। लेकिन सिनेप्टिक पेप्टाइड और एड्रेनालाइन टाइप एक्साइटर्स ये कोई टर्म नहीं होते हैं। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, इनका कोई विशेष मतलब नहीं है, ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दी गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी और डी में से करेक्ट है। अब हम अगर ये कंफर्म कर चुके हैं कि ऑप्शन ए नहीं है और ऑप्शन इसका सी नहीं है, अब ऑप्शन बी और डी में से कौन सा है, तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ पर कहा गया है कि रसायन सिनेप्टिक गैप से गुजरते हैं और अगले न्यूरॉन की संभावना को बढ़ाते हैं। तो एक्साइटेटरी मतलब ये स्पीड को फायर करने में हेल्प करता है, न्यूरॉन्स को आगे मैसेज को पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये सही है, क्योंकि इनहिबिटरी का मतलब होता है स्लो डाउन कर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्लो डाउन की बात तो नहीं कही गई ना, इसलिए हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द 3 मेजर कैटेगरीज रिसर्चर्स यूज टू ऑर्गेनाइज द एंटायर ब्रेन। आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद रखना है कि 3 मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं ब्रेन की, जिसको शोधकर्ता ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो सीधा सा आंसर याद रखना है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। ये ऐसी 3 कैटेगरी हैं जो कि यूज की जाती हैं पूरे ब्रेन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन सी। ये सीधा सीधा आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। A neuron without terminal buttons would be unable to, पूछा गया है कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें टर्मिनल बटन ना हो तो क्या करने में असमर्थ होगा। यहाँ पर मैंने इमेज लिया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये डायग्राम है न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन में आप देखिए माइलिन शीथ है जो ब्लू कलर से शो की गई है, पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका था, जो कि इन्फॉर्मेशन को फास्ट तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और डिके जब हो जाती है माइलिन शीथ की जब कमी हो जाती है तो क्या है, इन्फॉर्मेशन फास्ट नहीं होती है। मैंने आप बताया था ना कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो जल्दी जल्दी से एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि माइलिन शीथ उनकी बॉडी में बहुत कम हो चुकी होती है। और इस तरह से यहाँ पे ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट्स हैं, ये चीज़ें आप ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये है टर्मिनल बटन्स, यानी ये दिख रहा ना, ये लास्ट में यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं टर्मिनल बटन। ये टर्मिनल बटन्स हैं, ये क्या करते हैं, द टर्मिनल बटन्स ऑफ अ न्यूरॉन आर द स्मॉल नोब एट द एंड ऑफ एक्सॉन। लास्ट में होती हैं इस तरह से छोटी नोब्स होती हैं, दैट रिलीज केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या करती हैं, केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, टर्मिनल्स बटन्स इन द एक्सॉन सेंड्स या रिलीज केमिकल्स जिन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आ न्यूरॉन विदाउट टर्मिनल बटन वुड बी अनेबल टू। अगर कोई ऐसा न्यूरॉन है जिसमें टर्मिनल बटन है ही नहीं तो क्या हो सकता है, जनरेट एंड एक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
ये तो होता ही नहीं है, अक्सर पोटेंशियल इसमें आता ही नहीं है। डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी नहीं है। सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर्स टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर कोई न्यूरॉन जिसमें टर्मिनल बटन्स नहीं होगा वह अनेबल होगा यानी असमर्थ होगा क्या करने में, सीक्रेट करने में न्यूरोट्रांसमीटर्स को टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, यानी और भी आगे न्यूरॉन्स तक न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुंचाने को असमर्थ होगा। ठीक है, इसमें अनेबल टू कहा गया है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये तो कहीं से भी नहीं बनता। ट्रांसपोर्टेशन यानी जब उसमें टर्मिनल बटन्स है ही नहीं, वो जो नॉब होते हैं वो है ही नहीं, तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है पॉल ब्रोका, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। Paul Broca found that the loss of the ability to speak intelligibly is associated with damage to a region of the brain. पॉल ब्रोका ने पाया कि समझदारी से बोलने की क्षमता का जो नुकसान होता है मस्तिष्क के किस क्षेत्र के साथ जुड़ा है, वो ये बताना है। तो आपको मैंने इमेज में दिखा रखा है, ये ब्रोकास एरिया है, वर्निक्स एरिया है। ब्रोकास एरिया किस लिए काम करता है आप सोचिएगा, इसके पहले वीडियो में बताया था। वर्निक्स एरिया किस लिए काम करता है सोचिए, रिमाइंड कराइए खुद को, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बताना है कि पॉल ब्रोका ने पाया कि समझदारी से बोलने की क्षमता का जो नुकसान होता है वो किस क्षेत्र को लेकर जुड़ा है, यानी किस क्षेत्र की क्षति है जिसके होने पर आदमी अच्छे से नहीं बोल पाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, लेफ्ट फ्रंटल लोब। ठीक है, देखिए ये फ्रंटल लोब है आपका, यहाँ दिखा जा रहा है, ये फ्रंटल लोब लिखा हुआ है, और फ्रंटल लोब में ही आपका ब्रोका एरिया होता है। तो अगर ब्रोका एरिया गड़बड़ होगा तो इंसान समझदारी से नहीं बोल पाएगा, तो ये सीधा सीधा आंसर है लेफ्ट फ्रंटल लोब। ठीक है, अगर व्यक्ति का लेफ्ट फ्रंटल लोब डैमेज हो जाएगा यानी ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाएगा तो समझदारी से नहीं बोल पाएगा। समझदारी से बोलने का मतलब है उसका जो शब्द का सीक्वेंस है, सेंटेंस का सीक्वेंस है, गड़बड़ होगा और कहीं भी कुछ भी बोलेगा, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेके पहले भी आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पर नए तरीके से पूछा गया है। साइंटिस्ट एबल टू सी चेंजेस इन द ब्रेन एज इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाई मीन्स ऑफ, वैज्ञानिक मस्तिष्क में सूचनाओं को संसाधित करते समय होने वाले परिवर्तनों को देखने में सक्षम होते हैं, किसके माध्यम से, ऑटोप्सी, सीटी, एमआरआई या पीटी। मैं पहले आपसे कहा था कि एमआरआई, सीटी, पीटी, एफएमआरआई जो भी हैं इन सब के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सीधा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो पीईटी होता है, पीईटी को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी। तो इसमें जो पीटी स्कैन होता है ये हमें विजुलाइज करता है चेंज इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जैसे काम करता है तो ये क्या करता है, उसके साथ में हमको जो फंक्शंस चेंज होते हैं ब्रेन में वो पता चलते हैं। तो पीईटी में फंक्शंस में जो चेंज है वो पता चलते हैं, तो ये पीईटी आपका करेक्ट आंसर है। और साथ ध्यान रखना, जो पीईटी जैसा काम करती है वैसा ही एफएमआरआई भी काम करती है। एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे एफ का मतलब फंक्शनल, यानी पीईटी और एफएमआरआई के माध्यम से फंक्शंस पता चलता है ब्रेन का, क्योंकि यहाँ लिखा है सी चेंजेस, यानी फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जब बदलाव अगर देख पा रहा है साइंटिस्ट, इसका मतलब है फंक्शंस के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये पीईटी और एफएमआरआई की जो जांच होती है उससे पता चलता है। लेकिन जो सीटी यानी कंप्यूटेड टोपोग्राफी और जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो चीज़ें हैं इससे केवल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो ये अंतर है, ध्यान रखना। सीटी और एमआरआई से स्ट्रक्चर पता चलता है, बट पीईटी और एफएमआरआई से हमें फंक्शन के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो पूछा था फिलहाल उसके हिसाब से आपका आंसर सही होगा लास्ट डी, पीईटी लास्ट, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द सिंपलेस्ट बिहेवियर। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी शायद जानते होंगे, आंसर दीजिए। सबसे सिंपलेस्ट बिहेवियर होते हैं जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंक्लूड स्नीजिंग एंड ब्लिंकिंग, जैसे जो नेचुरल होते हैं ना,
छींकना या आँख झपकना, ये सिंपल रिफ्लेक्स होते हैं, सिंपलेस्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है, सीधे सीधे याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन ऑन द बॉडी इज मोस्ट सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ द। पूछा गया कि जिस तरह से एड्रेनालाइन का इफेक्ट होता है बॉडी पे, वैसे ही किसका और होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से एड्रेनालाइन हार्मोन होता है ना, वो हमारी बॉडी को स्पीड अप करता है ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को। तो वैसे ही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी वैसे ही काम करता है। जैसे ना आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ा होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बॉडी को स्लो डाउन करता है। जैसे ना आप अचानक से इमरजेंसी में होते हैं तो दौड़ते हैं, भागते हैं, डर जाते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट काम करती है, तो उस टाइम पे बॉडी एक्टिवेट होती है। तो बॉडी उसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट होती है, जैसे कि एड्रेनालाइन हार्मोन काम करता है, मतलब स्पीडअप करता है बॉडी को, वैसे ही सिंपैथेटिक काम करता है। तो एड्रेनालाइन और सिंपैथेटिक का एक जैसा काम है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक तो बॉडी को स्लो डाउन करता है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप पहले कभी दौड़ते हैं, उसके बाद फिर आराम से स्लो होते हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, तो वो होता है पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। तो आपका इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि एड्रेनालाइन के जैसे ही मतलब काम करने वाला जो सिस्टम होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपका ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, कई टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। सीधा सीधा याद रखिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इसके बाद एफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स भी होते हैं, इनको भी थोड़ा जान लीजिए। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड ऑल ओवर द बॉडी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पर्सन का एक हाथ है, हैंड है, यहाँ पे मान लीजिए फिंगर्स हैं, और इसका ये कंधा है, फिर ये सर है, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेंस ऑर्गन से, मतलब मान लीजिए सेंस ऑर्गन का मतलब ये स्किन होगी या फिंगर्स होगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई चींटी काटती है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरह से जाएगी ना, इस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। एफरेंट में ए है, स्मॉल ए, ध्यान रखिएगा, स्मॉल ए एफरेंट न्यूरॉन्स। बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। ए लिखा है ना एफरेंट में, और ए को हिंदी में कहते हैं आ, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, आ मतलब छोटा, छोटा मतलब आओ, या बड़ा आओ, है ना। आओ मतलब बाहर से चीज़ आती है। जब हमारे सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो एफरेंट न्यूरॉन्स के माध्यम से आती है आ, जिस पे ए होता है, ठीक है, स्पेलिंग में ए होता है, ठीक। और जब इफरेंट की बात आती है तो इसमें ई होता है, ये जस्ट अपोजिट है। यानी अगर यहाँ पर चींटी काट रही है तो उसके बाद जब ब्रेन के बाद सीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भैया अपने हाथ से चींटी हटाओ, ये इन्फॉर्मेशन आएगी, तो ये आती है एफरेंट, यानी ई एफरेंट न्यूरॉन्स के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ है एफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं दैट कैरी अवे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स एंड द बॉडी, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बनाया जाता है। इस तरह से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, उम्मीद है कि आगे भी सीखते रहेंगे, जुड़े रहें हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।